नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पीवाईक्यू स्प्रिंटर की जो यहाँ पर सीरीज़ चल रही है, ये इसका यहाँ पर पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिए, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के पूरे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो आए थे यहाँ पर बीएचयू में, जो यहाँ पर सी यू सेट जो यहाँ पर सी यू सेट में भी आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। आज यहाँ पर केमिस्ट्री का यहाँ पर पार्ट 3 है, जिसमें हम करीब यहाँ पर आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन आपके सी यू सेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि बीएचयू का एंट्रेंस हुआ उसके लिए यहाँ पर यूज़फुल रहेगा। यदि सी यू सेट में ही पूरा होगा तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरा यूज़फुल है, जो कि सब्जेक्ट और करिकुलम ऑलमोस्ट सब यहाँ पर सेम रहता है। तो ठीक है, यहाँ पर पार्ट 3 यहाँ पर शुरू करते बिना किसी के लेट के। इसके बाद आपको फिजिक्स का मिले, इसके बाद पार्ट 4 आपको मिलेगा। इस तरह पूरी यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ की भी यहाँ पर एक आने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर जल्द होगा, जिसका नाम यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हमने सजेशन यहाँ पर किया है कि वो हो सकती है क्विक नोट्स। ठीक है, क्विक नोट्स यहाँ पर रहेगी, जो कि एक एक घंटे के यहाँ पर रहेगा। आपको सारे चैप्टर्स का सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यानी जो बच्चे यहाँ पर उसको पढ़ा रहेगा एक बार में, तो उसका रिवीजन के लिए वो सीरीज जो है बहुत ही यूज़फुल रहेगी सी यू सेट और बीएचयू के एंट्रेंस के लिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मात्र जो मैच द कॉलम जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें मतलब कि आपने बस 1 से 2 आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सारे का आंसर आपको मिल जाए। तो फिर चाहे उसका आपको आंसर ना ही पता हो, आपको पता है भाई जो यहाँ पर जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आइंस्टीन की हम बात कर लेते हैं। आइंस्टीन के बारे में सब जानते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे पता है आपको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो मेन जो पीछे यहाँ पर थे, वो आपके आइंस्टीन ही थे। तो आपको पता चलेगा कि भाई एक जो होगा वो सेकेंड ही होगा, तो आपको ये यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद आपको पता है कि भाई ड्यूअलिटी ऑफ नेचर जो आपको पता है। ठीक है, ड्यूअलिटी ऑफ नेचर यानी जो आपने पढ़ा था कि भाई नेचर जो वेव के जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी 2 नेचर होते हैं। वो वेव फॉर्म में भी होते हैं, वो पार्टिकल नेचर के भी होते हैं। तो ये आपने पढ़ा था डी ब्रोगली में, जिन्होंने ये बताया था, ये जो उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसमें आपको ये पता चल गया, यानी आपको यहाँ पर क्या पता चल गया? आपको पता चल गया कि भाई एक जो होगा वो दूसरा होगा, और आपका जो डी होगा वो आपका क्या होगा? डी वाला जो होगा आपका तीसरा होगा। तो बस आपको ये चीज़, जैसे आपको अब यहाँ पर देख लीजिए ए दूसरा किस में है। आप पहले ही देख रहे हैं ए दूसरा मात्र एक में दिया है, तो आपने एक जब आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर पूरा आंसर मिलेगा। तो मैच द कॉलम काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बस आप एक भी पता कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जानने की कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती ही नहीं है। तो तक पता है कि रेडिएशन का पूरा जितने भी यहाँ पर EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो पूरा रेडिएशन कॉन्सेप्ट जो आपको मैक्सवेल जी ने यहाँ पर दिया था, तो मैक्सवेल यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर बचा हुआ था बी ऑप्शन बचा था यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर को था प्लैंक दिया था, प्लैंक थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। आपने वहाँ पर पढ़ा है कि जो भी सन से जो भी रेज आती है, जो भी है, तो क्वांटा के फॉर्म में आती है, स्मॉल के फॉर्म में आती हैं, पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आती हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, हो जाता बस आप अगर ए भी यहाँ पर किए होते। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कौन से यहाँ पर ट्राइटॉमिक स्पीशीज है, सब में यहाँ पर 3 एटम्स दिए, नॉन लीनियर, यानी वो सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो BCl2 का आपको मैं बता देता हूँ कि BCl2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर BeCl और इस तरह का यहाँ पर होता है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपको पता होगा जेड जो का हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर फाइंड किया जाता है वो होता है कि 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द जो वो सेंट्रल आइटम यहाँ पर Be होगा। ठीक है, क्योंकि वो लेसर इन नंबर है। तो आपका जो बेरिलियम है यहाँ पर, तो बेरिलियम का आप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बेरिलियम क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 आया। ठीक है, तो 4 के यहाँ पर 2 और 2 लिख देते हैं। तो इसके जो लास्ट इन वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। उसके बाद मोनोवेलेंट आइटम्स कितने हैं? 2 है। क्लोरीन मोनोवेलेंट है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो +2 हो गया। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, कोई मतलब नहीं, 4/2 हो गया। और 2 को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? SP क्या होता है आपका? लीनियर को डिनोट करता है, यानी 180 डिग्री एंगल। तो BCl2 जो दिया था आपका ये 180 डिग्री यहाँ पर होता है। सिमिलरली आपका HgCl2 भी जो होता है वो भी लीनियर स्ट्रक्चर ही आता है कि आप जैसे आपका BeCl2 है, Hg इधर रहेगा और Cl यहाँ रहेगा। इस तरह ये भी हो जाता है। I3 का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर पता ही होना चाहिए कि I3 का भी स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जब ओजोन लेयर पढ़ते हैं, ओजोन के बारे में पढ़ते हैं या P ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, तो आपको पता है कि O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट स्ट्रक्चर होता है। तो आप इससे आप यहाँ पर डायरेक्ट आप पता कर सकते थे। ठीक है, कि O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट होता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर था वो 3rd होता था। और इन सबका जो है लीनियर स्ट्रक्चर, बाकी जितने भी ऑप्शन थे उसका मेथड जो है जेड आपका एक फॉर्मूला था। जेड फॉर्मूला को मैं फिर से आपको लिख देता हूँ। उस फॉर्मूला को बहुत याद कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे क्या फॉर्मूला होता है कि 1/2 हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो उनके लास्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल
वैलेंस शेल ऑफ एटम, ठीक है, ये अब करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यानी जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ मोलेंट, जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके जितने भी यहाँ पर हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब मोनोवेलेंट में आते हैं। आपका हाइड्रोजन भी आपका मोनोवेलेंट में आता है। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कोई दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर अगर दिया होता O2 माइनस, तो ये माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को हम प्लस कर देता हूँ, माइनस किसको करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिया होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस सबका जो भी एच आता है, जैसे एच अगर 2 आया तो Sp है, ठीक है, 3 आएगा तो वो Sp2 हो जाएगा, यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। Z=4 आ गया तो वो Sp3 हो जाएगा, यानी ट्राइगो वो हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी जिसकी स्ट्रक्चर ही इस तरह रहती है, ठीक है। जो आपका NiCO4 और होता है वो सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आते हैं। Z=5 Sp3d हो, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो सारी चीज़ जब कॉन्सेप्चुअल क्विक नोट्स के जब आपकी सीरीज़ आएगी तो उसमें आपको बेसिकली बढ़िया से एकदम बताया जाएगा, आपका लास्ट मिनट रिवीजन आराम से वहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि किसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो आपको बता देते हैं कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है DSP, जिनका भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप हाइब्रिडाइजेशन करें, जिनका DSP2 आता है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिकली N-d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, NS यूज़ हुआ है और NP यूज़ हुआ है। किसी किसी केस में क्या होता है, आपका NS यूज़ होता है, NP यूज़ होता है, यानी नॉर्मली जो होता है। तो ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ज़बरदस्ती यहाँ पेयरिंग कर देते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई अगर आपका वो आगे मैं समझाऊंगा कि अलग ऑर्बिटल्स खाली है तो उनको वो पेयरिंग कर देता है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते हैं, जिससे कि आपका इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स यानी डी का जो सबशेल खाली रहता है उसको भी यहाँ पर वो कंबाइन करते हैं। ये काम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसे आपका CN आता है, यानी आपका साइनाइड आता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी टेबल होती है, जो कि अभी आगे क्वेश्चन और आया था उसमें आपको टेबल भी मैं डिस्कस करूँगा, उसका मैं ट्रिक बताऊँगा उस टेबल को कैसे आप याद कर सकते हैं। तो पूरा देखते रहिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करके यहाँ पर इनर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और इस केस में आपका DSP2 बनता है, ठीक है। और जब आप NS-NP-ND होता है तो इस केस में आपका Sp3 बनता है। दोनों में Z=4 है, क्योंकि 3 + 1 4 और यहाँ पे 2 + 1 3 4। तो Z=4 में बेसिकली आपका दो चीज़ आता है, एक आता है आपका Sp3 आता है जो कि टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें होता है जो वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स में बनता है, और एक होता है आपका DSP2 होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है इनर कॉम्प्लेक्स से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इसका पहले हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे आप मैं NaCN4 को उठा दिया तो CN आपको यहाँ पर पहले से दिख जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इन सब की पूरी सीरीज टेबल आती है जिसको यहाँ पर आपको बढ़िया से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि Ni की जो यहाँ पर वैलेंसी वो x है, यानी x+4, और CN की जो वैलेंसी तो वो -1 मानी जाती है, उसका चार्ज जो था -1 माना जाता है, वो -2 इक्वल कर दिया। तो x= यहाँ पर क्या है, +2, यानी जो यहाँ पर Ni है वो यहाँ पर +2 फॉर्म में है। अब मैं इसका क्या करूँगा, वहाँ पर इसका मैं SPDF कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख लूँगा। तो कैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, इसकी भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लूँ, जैसे 1s लिख दिया आपने, फिर 2s लिख दिया, 2p लिख दिया, 3s लिख दिया, 3p लिख दिया, 3d लिख लिया, ठीक है, 4s लिख लिया, 4p लिख दिया, 4d लिख दिया, 4f लिख लिया। कुछ लोग बोले यहाँ पर 3f क्यों नहीं दिया, 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ से ऐसे एरो मारें, यानी पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p 3s भरेगा, 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p और 4s भरेगा, फिर 3d 4p, यानी पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है, भले चाहे 3d जो आपका पहले आता है, ठीक है। तो पहले 3D भरेंगे, फिर 3D 4s, फिर उसके बाद यहाँ पर और सीक्वेंस यहाँ पर चले। ज़्यादा आपको नहीं याद करना पड़ता है, क्योंकि मेनली जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं टॉपिक नंबर वो लगभग 40-35 के अंदर यहाँ पर रहते हैं। तो ये वो होता है। तो उसको जब आप कर लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने यहाँ पर किया तो पहले मैं निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता तो मैंने उसको यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम करना, यानी +2 चार्ज आया था जब मैंने कैलकुलेट किया, तो x= मैंने आपको दिखाया था। इट मीन्स Ni जो अपने +2 फॉर्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाला है। Ni -2 रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन के पास और ज़्यादा है नॉर्मली से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो सबसे बाहरी अब वो क्या हो जाएगा, फोर्थ जो आपका चौथा सेल है वो तीसरे सेल के भी बाहर है, यानी सबसे आउटर मोस्ट सेल से मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर दूंगा। तो यहाँ पर 4s 0 हो गया, 3d 8 और 4p में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4s खाली d हो जाएगा और 3d में ये है। अब क्योंकि यहाँ पर CN जो है आपका, यहाँ पर मैं कलर बदलूँ ताकि अच्छे से दिखें। अब जो आपका यहाँ पर 3d
जो आपका CN होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो क्या करेगा, इन दोनों जो यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 3d ऑर्बिटल्स में, इनको क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। जब पेयरिंग कर देगा तो एक यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या हो, खाली हो गया है, तो एक s के ले लेगा, एक d का और 2 p का लेके यहाँ पर 4 डिब्बे, वो 4 डिब्बे जो खाली होंगे उसमें 4 डिब्बे जो खाली उसमें CN 4 CN जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा मैंने डिब्बा लिया, मैंने एक S का लिया तो एक S हो गया, एक D का लिया 2 P का लिया, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो बन के आ जाता है वो DSP आ जाता है। ठीक है, अभी कोई और केस रहता है, यानी कोई जैसे आपके वीक फील्ड लिगेंड रहता है, जैसे F रहता है, फ्लोरीन रहता है, तो उस केस में यहाँ पर ये पेयरिंग ना होती, डायरेक्ट आप 3 ऑर्बिटल इधर लेते, एक इधर लेते और sp3 बन जाता है, तब आपका DSP2 ना बनते, क्योंकि आपको वहाँ पर पेयरिंग की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर DSP2 और DSP जो होता है, DSP2 जो होता है आपका स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर होता है, इससे आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है NiCO4 इसका आपको स्ट्रक्चर याद ही होना चाहिए, आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं तो इसका आपको करने की ज़रूरत नहीं है, NiCO4 को आप याद भी कर सकते हैं, निकलेगा ऐसे। यहाँ पर Ni की जो है कॉन्फ़िगरेशन है +0 है, यानी 28 का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तब भी आपका आ जाएगा। इसका आप यहाँ पर स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं कि कैसे होता है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर, इसलिए इन सबको आपको वहाँ पर एग्जाम में थोड़ी करना है कि आप उसको करने बैठ गए। इन सब का स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर मुझवानी यहाँ पर याद रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेम यही कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी Ni जो आएगा यहाँ पर Ni+2 फॉर्म में आएगा, बट यहाँ पर जो है पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है पेयरिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर FCl जो होता है, Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया, ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं, तो यहाँ पर वो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका यहाँ पर d ऑर्बिटल जो यहाँ पर खाली था, बना देता हूँ मैं, 4s जो यहाँ पर था, यहाँ पर 3d था और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल था। तो यहाँ पर जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरे थे, एक और डिब्बा होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे थे यहाँ पर थे, तो ये पेयरिंग, ये जहाँ पर मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने पेयरिंग करा दिया था CN के केस में, यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएंगी, तो जो खाली डिब्बे हैं सिर्फ उन्हीं में जो है Cl जा पाएंगे। तो खाली कौन से, एक S है और 3 P का ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 आपको Cl भरने, तो sp3 आ गया, sp3 में आपको क्या पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए आपका NiCl4 का जो होता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं कहाँ बना दूँ आपके लिए, ये देखिए नीचे यहाँ पर बना रहा हूँ Cl और यहाँ पर Cl, तो इसलिए आपका इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, उसी तरह यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ NiF6 फ्लोरीन, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ClF सब यहाँ पर वीक फील्डिंग हो, तो इसलिए इसका भी यहाँ पर sp3 कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट आंसर आपका NiCl4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पहले ये बात आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करना भी यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर जैसे मीथेन दिया है तो मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर यहाँ पर 2O2, ठीक है, तो इसके पास CO2 और H2O। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, तो मैंने 2 बैलेंसिंग कर लिया। आपको पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, भाई मैंने यहाँ पर 1 मोल लिया, 1 मोल CH4 का लिया, 2 मोल CO2 का लिया, और यहाँ पर तब जाकर एक CO2 यहाँ पर बनाए। CH4, ठीक है, CH4 यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन का मास 14 होता है, 12 होता है, उसका 16 यानी 16 ग्राम, और यहाँ पर ये 16 दिन 32 ग्राम, यहाँ पर 2O2 का जो एटॉमिक वेट निकालेंगे 32 ग्राम, और उसका 44 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि अगर 32 ग्राम जो आपका ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम ऑफ मीथेन अगर उसको मिलेगा, तब जाकर रिक्वायर्ड जो आपको 44 ग्राम यहाँ पर क्वेश्चन दिया वो यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दिया कितने की, यहाँ ऑक्सीजन 80 ग्राम दिया गया है, तो 80 ग्राम पाने के लिए आपका 32 इंटू 80 ग्राम, ठीक है, 16 4 = 20 ग्राम, यानी 80 ग्राम ऑक्सीजन को 20 ग्राम यहाँ पर मीथेन चाहिए था, बट यहाँ पर मीथेन जो दिया 16 ग्राम दिया गया है, यानी पहले वो मीथेन से पूरा रिएक्ट कर जाएगा, मीथेन पहले ही ख़त्म हो जाएगा, और जब मीथेन ख़त्म हो गया तो रिएक्शन अपने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन बढ़ेगा, फिर चाहे आपका ऑक्सीजन जो एक्सेस में रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो एक्सेस, अगर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है, तब का आंसर आपका ऑक्सीजन होता है, बट यहाँ पर लिमिटिंग यानी कौन पहले ही खत्म हो जाएगा, जिससे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो मीथेन यहाँ पर पहले खत्म, तो मीथेन चाहिए था 20 ग्राम लेकिन है 16 ग्राम, तो मीथेन जल्दी खत्म हो जाएगा, लिमिट रिएक्शन को स्टॉप कर दे, इसलिए वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो होता है आपका मीथेन यहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, इसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके साथ साथ कई और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यदि यहाँ पर कोई अल्कोहल दिया गया है, ये सब जब ऑर्गेनिक यहाँ पर सीरीज आएगी वो इसकी क्विक रिविजन की सब उसमें बताया जाएगा। तो
तो जब अल्कोहल यहाँ पर रहता है, जब अल्कोहल को हम KMnO4, ठीक है, KMnO4 से रिएक्ट करें या K2Cr2O7 से रिएक्ट करते हैं, सॉरी अच्छे से इसको लिख देता हूँ, K2Cr2O7 से रिएक्ट करते हैं, या हम इसको रिएक्ट करते हैं किससे, NBS से कर सकते हैं, या इसको हम रिएक्ट करेंगे Na2Cr2O7 से, ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था। तो डायरेक्ट जो हमारा बन के प्रोडक्ट जो यहाँ पर बन के आता है वो हमारा क्या होता है, एसिड बन के डायरेक्ट आ जाता है। वहीं पर यदि अल्कोहल दिया हो, ठीक है, अल्कोहल दिया हो, यहाँ पर PCC यहाँ पर रिएजेंट यहाँ पर हमको दिया रहे, या CrO3 यहाँ पर गिवन रहेगा, तो इस केस में यहाँ पर डायरेक्ट एसिड नहीं बनता, यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडेशन करके तब यहाँ पर हम एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं। बट ये जो है KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पर एल्कोहल से एसिड बना देते हैं। बट वहीं PCC और CrO3 सब आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं, तो इनसे डायरेक्ट जो है आपका एसिड नहीं बनता। पहले एल्डिहाइड एज इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसका फर्दर जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कर देंगे फिर जो है आपका यहाँ पर मिल जाता है एसिड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगले साल बनता है तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि Na2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4, NBS हो गए। तो ये जोन्स रिएजेंट जो है आपका फॉर्मूला आपका NCERT में भी दिया गया है। जोन्स रिएजेंट भी आपका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि यहाँ पर एल्कोहल से डायरेक्टली एसिड बना देते हैं। तो जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ जोन्स रिएजेंट। आपको पता है CrO3/H2SO4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने 2 पॉइंट्स और लिख दिए हैं ताकि हेल्पफुल आपके रहें। जैसे LiAH4 यहाँ पर दिया गया है, या B2SN बोरेन दिया गया, डाइबोरेन दिया गया है, ये रिडक्शन इस्तेमाल होता है। यानी आपने देखा कि भाई अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए आपने KMnO4, Na2Cr2O7 ये सब यूज़ किया है, लेकिन अगर एसिड दिया गया है उससे हमको यहाँ पर अल्कोहल बनाना है तो उस केस में यहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, B2H6 को यूज़ करते हैं, और LiAlH4 यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। LiH4 आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप बोल सकते हैं रिडक्शन, मतलब रिडक्टिव एजेंट है, रिडक्शन ये करता है, ठीक है। तो इससे आपका अल्कोहल मिल जाता है। वहीं आप अल्कोहल को आप CrO3 जो मैंने बताया था PCC से करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके हम आपका एसिड बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किसके पास यहाँ पर आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो आपको बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर MOT, पूरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का MOT ऐसा है, इससे क्वेश्चन भर के आते हैं, कोई भी इंट्रेंस हो। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन इस पेपर में खुद है, जो कि मैं आपको देखूँ इसके आगे भी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर और आए हैं। तो MOT थ्योरी को आप बढ़िया से पढ़ें, इसका जो टेबल यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है वो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका टेबल क्या होता है, जब आप << 14 अगर एटॉमिक नंबर 14 से कम आता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, σ1s, σ*1s, ठीक है, σ2। ये आपको मतलब इसको आप 10 बार लिखेंगे कॉपी में तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। π*2px = π*2py, ठीक है। उसके बाद σ2pz, ठीक है, π2p, ये π2px बस होगा, ठीक है, क्योंकि पहले आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं। फिर उसको यहाँ π*2px = π*2py, और यहाँ पे σ*2pz। बस जो है आपका यहाँ पर जब >14 हो जाता है तो आपका क्या 2 प्लेसेस बस चेंज हो जाते हैं। यानी एक पहले < 14 का है, जब >14 होता है तो σpz और इन यही दोनों के जो प्लेसेस होते हैं बस आपस में इंटरचेंज कर जाने हैं। बस आपको एक याद करना है, जब आपका > 14 बोलेगा तो इन यहाँ σ2pz और π2px = π2py, इन दोनों के प्लेसेस आप यहाँ करेंगे, चेंज कर देंगे, उसके बाद आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा जैसे आपका मैंने नीचे दिखाया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए σ2pz, एक सेकंड यहाँ पर कलर, σ2pz यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिए σ2pz किया, फिर यहाँ π*2p, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये चीज़ और ये चीज़, यही चीज़ है कि आपस में यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। पहले ऊपर वाले में σ2pz में था, इसमें जो है σ2pz इसकी जो है पहले आ गया। अब जहाँ पर F2 आ गया, F2 का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 F2 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्लॉट करते हैं यूजिंग द हंट्स रूल फॉलो करना। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर P में जो है 1 भर दिया पहले इसमें, फिर 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले आप 1 इसमें भरेंगे, फिर जब 1 बचा फिर यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, पॉजिटिव स्पिन के हंट्स रूल आप जानते होंगे। यहाँ पर पहले 1 तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो फॉर्मूला होता है NB - Na/2 होता है। तो
बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इसमें स्टार लगा हुआ, एंटी बॉन्डिंग उसमें 8 है, डिवाइड करेंगे 1। वैसे ही आपको याद रहना चाहिए भाई, फ्लोरीन को आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं, F-F लिखेंगे, यानी सिंगल बॉन्ड, और आपको वैसे भी दिख रहा है भाई Cl2 दी हुई, Cl2 आप कैसे लिखते हैं, CDL, डबल बॉन्ड लगाते नहीं है, तो इससे आपको पता चल जाएगा भाई सिंगल ही बॉन्ड यहाँ पर हम कुछ को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। से NO को दिया गया है तो आपको NO का नहीं पता है, तो NO2 का कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 2.5 आया। उसी तरह आप CO को बात करेंगे, CO को हम निकालने बैठेंगे तो निकल तो जाएगा उससे भी, लेकिन आपको पता है भाई CO2 को आप ऐसे लिखते हैं 3 नीचे यहाँ डबल, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया 3, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका 3 आ गया। NO प्लस लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप किया आपने भाई NO को जो होता है 7 होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन के यहाँ पर 8 एटॉमिक नंबर, लेकिन प्लस एक यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो -1 यानी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देंगे यूजिंग लेस देन इक्वल टू 14 वाला फॉर्मूला। यहाँ पर डिब्बे में फुल करेंगे हंड्स लूप और आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर करेक्ट जो है प्रोसीजर था, आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है MOT टॉपिक, ठीक है। तो जिसका यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, यहाँ पर F2Cl2 बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जो आपको पूछा तो वो आप टिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, ये काफ़ी बता सकते हैं, आपको कोई भी एक फॉर्मूला लिख लेना था, आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है सिंपली। जैसे यहाँ पर बोला अल्कोहल ईथर, तो अल्कोहल आप कोई भी यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, जैसे यहाँ पर ईथर दिया गया है तो मैं ईथर मान लेता हूँ भाई, सबसे सिंपलेस्ट ईथर जो आपका होता है ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं C2 C 2 ठी है, H 6 है, एक O है। मैं कोई सिंपलेस्ट यहाँ पर 2 कार्बन लिया तो 2 कार्बन का मैं यहाँ पर अल्कोहल भी लूँगा, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है। तो C2 H6O दोनों सेम आ गए, यानी ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। और इस फॉर्म को आप लिख भी सकते हैं, इस फॉर्म को आप यहाँ पर लिख सकते हैं CnH2n+2O, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपको पहले स्टेटमेंट जो है करेक्ट आ जाएगा। उसी तरह एल्डिहाइड तो आपने यहाँ पर देखा तो किस तरह यहाँ पर किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड फिर से आप मैंने ले लूँगा, मैं कोई सिंपल से यहाँ पर एल्डिहाइड ले लूँगा, मान लेता हूँ वो एल्डिहाइड यहाँ पर क्या है CH3 CH2 CHO, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन ही आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास 3 2 5 2 6 यहाँ पर है, और एक O, यानी CH3 C3H6O बन गया है। मैं इसी तरह यहाँ पर एक कीटोन लूँगा जिसमें यहाँ पर 3 कार्बन, और सिंपलेस्ट कीटोन आप जानते हैं यहाँ पर ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो इसको भी यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर C3 आया और यहाँ पर H, यानी आपको जैसे 3 कार्बन यहाँ पर एल्डिहाइड 3 कार्बन का आपको क्या करना पड़ेगा, एक कीटोन लेकर चेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 कार्बन लिया और 3 यहाँ पर 3 3 6 हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों का पहली बात तो फॉर्मूला सेम, और दोनों के यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि CnH2nO। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट जो गिवन थे आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर ट्रू, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, आप कोई भी एक रैंडमली फॉर्मूला लेके आप यहाँ पर कर सकते थे। ये एक फालतू का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कि जो कि कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर अगर आपसे गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला भाई 150 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, तो आपको ये नहीं कि आपको यहाँ पर 120 130 क्वेश्चन करने हैं या 100 क्वेश्चन करने हैं। आप मात्र अगर यहाँ पर 65-70 क्वेश्चन एकदम राइट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप अंडर 1000 रैंक में आ जाएंगे, और आपका सिलेक्शन जो है 100% कन्फर्म है, फिर चाहे आप जनरल से हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। तो आपको मात्र से 150 क्वेश्चन दिया गया है, आप यदि 70 सही कर लेते हैं, यानी अगर यहाँ पर ×4 की मार्किंग थी, यानी 600 में यदि आप ×4 कर 280, आप 270-80 नंबर यदि पा जाते हैं, आपका आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन से रहते हैं, जैसे रिएक्शन के भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम बेकार थे, भी आपको दिखाऊंगा कि उसको कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। डेवर बेंजी में बताता हूँ कि कोई टीचर ही होगा जो बता पाएगा कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो मैंने इसको गूगल पर सर्च किया तो उसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो ऑप्शन बी यहाँ पर आ रहा था। ये आपको पता है बहुत फेमस स्ट्रक्चर, इसको केक्यूले ने दिया था। केक्यूले आप जानते हैं एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हें ये स्ट्रक्चर हो नहीं सकता, ये बड़ा अजीब सा था, तो ये हो सकता था। सही कि आपने बहुत बढ़िया, नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है एज पर द गूगल, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आयुपेक नेम में आया था, काफ़ी बड़ा था ये कह सकते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आके क्वेश्चन आया था जो कि यहाँ पर BHU के इंटरेस्ट में भी दे दिया गया था। बेसिकली आपको यहाँ पर ऑप्शन ही कुल मिलाकर एलिमिनेट करना था, आपको सबसे लंबी चेन यहाँ पर पता करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर लंबी चेन यहाँ पर किया जाता है कि सबसे आपको लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर ढूंढनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर अगर नंबरिंग करते तो 1 होता 2 तक, यहाँ पर कलर में चेंज कर लूँ क्योंकि किसी कलर चेंज कर लूँ। जैसे आप यहाँ पर प्लॉटिंग करते 1 होता 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन।
ठीक है। 6 कार्बन बन रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट। बट अगर आप यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं, जहाँ से इस यहाँ पर किए गए हैं नंबरिंग, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर 7 यहाँ पर कार्बन यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए कहाँ पर किया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये 1 से यहाँ पर स्टार्टिंग की, 2 3 4 5 6 7, तो 7 सबसे लॉन्गेस्ट चेंज उसमें बनती है, 7 बन सकती है। तो यानी मैं यहाँ पर हेप्ट दिया गया, इन्हीं दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया और ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब आप पीरियोडिक ऑर्डर याद करते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर एक ऑर्डर और होता है कि एल्किन एल्काइन एल्किन में एल्किन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ पर एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो यानी ये 2 ऑप्शन मुझे मिल गए यहाँ पर, सबका यहाँ पर देखिए सेम दिया गया है। तो यहाँ पर एक 6 इन 1 आइन, एक 1 इन 6 आइन, तो मैं इन को यहाँ प्रेफर करते हैं हम लोग, यहाँ पर एल्किन को यहाँ पर क्या करते हैं, एल्किन को प्रेफर करते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हो गया। तो मिलाकर जब इतने बड़े अवयवक दिए रहते हैं तो आपको ऑप्शन ही एलिमिनेट करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए और फिर वहाँ पर जो ऑप्शन कट रहे हैं उसको काट दीजिए, बचे 2 ऑप्शन में आप सिमिलरिटी कहाँ पर वहाँ पर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत के सारे इतनी पार्ट यहाँ पर सेम थे, बस यहीं पर इन और आइन का डिफरेंस था। तो पीरियोडिक ऑर्डर को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टेफ्लॉन से आ गया। ये आपका जो है पॉलीमर से क्वेश्चन है। तो पॉलीमर आपका एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, दैट मीन्स इज सफिशिएंट। ठीक है। एनसीईआरटी में को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो एनसीईआरटी में आपने यहाँ पर पढ़ा हो, जब आप यहाँ पर पढ़ रहे होगे कि जो आपके पॉलीमर होते हैं, ठीक है, पॉलीमर जो होते हैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। पॉलीमर आपका जो होता है 2 तरह के यहाँ पर होते हैं, एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एडिशन पॉलीमर होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर की यदि मैं बात करूँगा तो उसमें कई तरह के होते हैं। ठीक है। जैसे आपका हो गया एक पॉलीअमाइड, एक होता है पॉलीअमाइड के अंदर आपका 2 आते हैं, एक नाइलॉन 6,6 आता है और एक आपका नाइलॉन आता है। ये सब आप जो हैं पढ़े होंगे क्लास 12th की उसमें बुक में 6,6। इसी तरह एक यहाँ पर होता है पॉलिस्टर भी जो होता है, यहाँ पर फर्जी का बन गया। उस तरह का जो पॉलिस्टर होता है, यहाँ पर पॉलिस्टर के अंदर भी आपका टेरेलिन आता है, ये भी आपको पता। उसके बाद यहाँ पर मेलानाइन आता है, फिर आपका बेकलाइट आता है, नोवोलैक आता है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ना है। नोवोलैक बेकलाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो इसी में क्वेश्चन था। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि टेफ्लॉन किसके अंदर, टेफ्लॉन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता। ये टेफ्लॉन जो बनता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन की यदि मैं बात करूँ, इससे 3 तरह की चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। ठीक है। 3 तरह की यहाँ बनती हैं। पॉलीथीन बनता है, इसमें पीवीसी भी आपका आता है। ठीक है। इसको मैं रेड कर लेता हूँ सबसे बढ़िया। ठीक है। तो आपका क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से, टेफ्लॉन बनता है और एक और बनता है पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो ये 3 यहाँ पर आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन जो बनता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया था टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन इज़ योर करेक्ट आंसर और ये आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका मतलब कि आपको रटने वाली चीज़ यहाँ पर थी। ये देखिए बकवास क्वेश्चन जो यहाँ पर ये था, ये क्वेश्चन था, ये महाबकवास क्वेश्चन था, इसलिए इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। तो आप क्वेश्चन को देख कभी ये नहीं लीजिए, अगली आपको ये सबसे बकवास क्वेश्चन लग रहा है। तो कई बच्चे ऐसे यहाँ पर होंगे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। मानता हूँ मैं यहाँ पर 50 से 60 कोई बच्चे सीख लेंगे, ये 50 से 60 बच्चे इस कॉम्पिटिशन को नहीं डिसाइड करते हैं। मेजॉरिटी जब क्योंकि आप यहाँ पर 50-60 सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर लगभग 500-600 सीटें यहाँ पर होती हैं। तो कुछ बच्चे कर लेते हैं, डेट्स हो के जो नहीं कर पाते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो महाबकवास क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिल पाया, एकदम एग्जैक्ट की बात करो, इसलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर देख ले 2HBr के प्रेजेंस में है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉव्स रूल जो आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर आप लगाएंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। CH3 दिया गया है, C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर दिया गया है और एक पहले मैं HBr को यहाँ पर ले लूँगा, एक HBr एक यहाँ पर H कटा, H+ बचा और Br- यहाँ पर बचा। अब देखिए आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पर मिटाता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें सबसे ज़्यादा H होते हैं वहाँ पर जो है आपका वो नेगेटिव वो H अटैक करता है। यानी H यहाँ पर देखिए इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड का बगैर एक जगह C है एक जगह H है, जहाँ पर ज़्यादा H रहते हैं वहीं दूसरा H यहाँ पर अटैक करेगा। यानी H+ जो है आपका CH पर अटैक करेगा और Br- जो है आपका C पे यहाँ पर अटैक करेगा। यहीं पर अगर यहाँ पर मेंशन होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड केस में यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है
अगर यहाँ पेरोक्साइड दिया होता तो H+ तब जो होता है आपका C पे अटैक करता है और Br- आपका CH पे अटैक करता है। बट यहाँ पर पेरोक्साइड जैसे कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपली होगा H+ जो आपका CH पे अटैक करेगा और Br होगा C पे अटैक करेगा। तो आपको जो निकल के इस मेथड में आएगा वो आएगा C, यहाँ पर एक Br अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH2। उसके बाद हमारे पास एक HBr यहाँ पर और दिया गया है, फिर H निकलेगा, ये CH2 पर अटैक कर देगा और Br- C पर अटैक कर देगा। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा CH3। यहाँ पर C के पास यहाँ पर 2 Br यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर CH3 यहाँ पर लग जाएगा और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर एक ही कार्बन में 2 रहता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 2 3 नेमिंग दे दिया तो 2 यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 यानी 2 प्लेस पे आपको 2 ब्रोमो लगे हैं तो 2 ब्रोमो यानी 2 ड्राई ब्रोमो और 3 कार्बन चेन है तो प्रोपीन। तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आसान कर सकते हैं। 11th के यहाँ पर टॉपिक पे था ये क्वेश्चन का, मैं सोल्यूशन यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। 2 बार यहाँ पर HBr का अटैक होगा और रूल जो यहाँ पर फॉलो होगा वो होगा आपका मार्कोनिकॉव रूल। यहीं पर अगर पेरोक्साइड यहाँ पर गिवन होता है, पेरोक्साइड प्रेजेंस में होता है तो आपका यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिक फॉलो होता है तो H+ जो है आपका लेसर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। आप 11th क्लास में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये काफ़ी नेम्ड रिएक्शन होता है और काफ़ी फेमस रिएक्शन होता है। इस केस में होता है कि यदि कोई कीटोन यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पर रैंडमली मार्क कर रहा हूँ R, इसका जब यहाँ पर PCl5 से जब रिएक्ट करते हैं तो ये जम डाइहाइलाइड बनाता है, यानी जो आपका यहाँ पर इसको अच्छे से बना देता हूँ, Cl5 लिख देता हूँ। ये रटने वाला इक्वेशन होता है, कोई इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे, काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म, कोई यहाँ पर मतलब डायरेक्ट ये कहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। जब PCl5 को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर PuCl3 बनता है और बच्चे के 2 Cl जो रहते हैं वो यहाँ पर O से हट के यहाँ पर डबल बॉन्ड फ्री हो जाता है और यहाँ पर 2 Cl लग जाते हैं। तो आपको जो यहाँ पर आंसर आता है R और यहाँ पर Cl, ठीक है। यानी 2 आपका जो CH3 यहाँ पर CH3 दिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 जो डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़े ऑक्सीजन वो फ्री होकर यहाँ पर 2 Cl अटैच हो जाते हैं। ये रिएक्शन मतलब आपके जब पढ़ते हैं आप किसी रेफरेंस बुक से, उसमें यहाँ पर ये मेंशन रहता है, ठीक है। ओपी टंडन वगैरह आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेंशन रहता है, CRT में कहीं भी मेनली यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिक्रीजिंग और स्टेबिलिटी आपको पता करना है। जितने भी यहाँ पर पहली बार दिए गए हैं एल्किन यहाँ पर दिए गए हैं, तो एल्किन की स्टेबिलिटी आप यहाँ पर पढ़ते हैं जब यहाँ पर आप GOC वगैरह पढ़ते हैं या आप यहाँ पर बैटरी मेरी लो हो रही है, यहाँ जब GOC पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी बताई जाती है एल्कीन की, जो कि वहाँ पर बताया जाती है कि अल्फा कार्बन से यहाँ पर जितनी ज़्यादा यहाँ पर अल्फा कार्बन आपके बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। डबल बॉन्ड किसी भी चेन के अगर बीच में जितना रहेगा और साइड से जितना वो अटैच रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होता है। और आप एक चीज़ और पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप जो थे सेम साइड रहते हैं तो रिपल्शन यहाँ पर क्रिएट होता है। रिपल्शन की वजह से क्या था, वो स्टेबिलिटी गेन नहीं हो पाते। ट्रांस में दोनों ग्रुप जो थे वो अपोजिट साइड होते हैं तो उतना वो यहाँ पर अट्रैक्शन एक दूसरे से नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले सबका यहाँ पर फिगर बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर आपको बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिगर बना लिए हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चारों फिगर यहाँ बना लिया, सिस का बना लिया, ट्रांस का बना लिया। ब्यूटी दिया है 4 कार्बन से आपको करना है और दूसरे नंबर पे जो है आपको दूसरे प्लेस पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है। उस तरह यहाँ पर 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन पर बना दिया है, ठीक है। अब आपको अल्फा कार्बन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है तो रैंडमली मैं बता देता हूँ। जैसे CC यहाँ पर दिया गया है तो इस प्लेस पे यानी इस डबल बॉन्ड की जो बगल वाले कार्बन की यहाँ पर जो भी कार्बन रहेगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके अटैच जो भी हाइड्रोजन रहते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यदि यहाँ पर मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर CH है, ठीक है, और यहाँ पर CH2। तो इस केस में अगर अल्फा कार्बन मुझसे कोई पूछेगा, आपसे यदि कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल अटैच्ड कार्बन ये, यानी ये C जो है आपका अल्फा कार्बन और उससे अटैच यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर सबके अल्फा हाइड्रोजन देखूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच्ड ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के आपके अल्फा कार्बन हुए और इनके 3 यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हैं। टोटल जो है यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कलर बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड से अटैच यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों केस में सेम है, लेकिन आपको बताया गया है कि सिस में क्या होता है, दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा यहाँ पर होगा। यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड है, यहाँ पर रिपल्शन के केसेस बहुत कम होगा तो ट्रांस जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये चीज़ आपने पता कर ली। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दिया 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन दिया गया, यानी ब्यूटेन ने 4 कार्बन बनाएंगे, 2 दूसरे पे यहाँ पर मिथाइल मैंने लगा दिया और दूसरे पे क्या आपका एल्किन ग्रुप लगा है। तो इस केस में यहाँ पर देख सकते हैं कि
3 अल्फा कार्बन इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं और तीनों के पास तीन तीन आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे स्टेबल आपका ये हो जाएगा। प्रोपीन की बात करूँ, यहाँ पर 3 ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दिया गया, सबसे लेस स्टेबल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका डी है, यानी सी सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका क्या है, सी है। उसके बाद आपका बी है, उसके बाद आपका ए है, उसके बाद डी है। इतने सी बी ए डी आपका जो है करेक्ट, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर पूछा था। तो सी बी ए डी आपका देखिए ना, ऑप्शन सी ऑप्शन 3 में यहाँ पर था प्रेजेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टार्टरिक एसिड, मान लेते हैं कि ये हर एंट्रेंस होता है BHU के, मान लेते हैं कि लगा था पिछले साल में 2020 में भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था RS कॉन्फ़िगरेशन से। RS कॉन्फ़िगरेशन आप एक चैप्टर होता है जब आप आइसोमेरिज्म का पूरा यहाँ पर देखते हैं समझते हैं, तो उसमें यहाँ पर दिया रहता है, उसका सोल्यूशन जो होता है इस प्रकार का यहाँ पर होता है। कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आर में क्या होता है कि जब देखिए, जब आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप यहाँ पर जैसे दिए गए हैं। ठीक है, पहले आप कायरलिटी यहाँ पर चेक करते हैं। कायरल कार्बन में होता है कि जैसे कोई कार्बन यहाँ पर दिया गया है, यदि उससे यहाँ पर अटैच 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, यदि यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हैं, तो उस केस में उस कार्बन को कायरल बोला जाए, क्योंकि उसके सारे वैलेंसी जो डिफरेंट आइटम्स से या ग्रुप से जुड़ी। जैसे मैं यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर Br जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन जोड़, मतलब अलग अलग होता है, तो उसका कार्बन हो जाता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर H जोड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक H जोड़ दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या हुआ, एक H जोड़ दिया, तो इस केस में यहाँ पर 2 सेम ग्रुप अटैच, इस केस में तो क्या होगा, आपका C जो है कायरल कार्बन नहीं होगा। तो अगर चारे यहाँ पर वैलेंसी जो डिफरेंट अटैच रहती हैं, तो उस केस में वो कायरल कार्बन यहाँ पर कहा जाता है। उस पर यदि कायरल कार्बन रहता है, उसी केस में आपका RS कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसमें क्या था, आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के बेसिस पे आप प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर सेट करते हैं कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे आप किधर से किधर यहाँ पर जा रहे हैं। शुरुआत के फर्स्ट 3 ग्रुप्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, 4th ग्रुप को नहीं दिया जाता है। जैसे ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच था, यहाँ कोई ग्रुप अटैच था, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच, कोई मान लेते पहली प्रायोरिटी इसकी आई, ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी इसकी आई, तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पर आ गई। ठीक है, चौथी प्रायोरिटी को हम नहीं देखते, हम यहाँ पर मेनली 1 2 3 ही प्रायोरिटी को यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में यहाँ पर घड़ी चलती है, जब क्लॉकवाइज चलते हैं उस केस में आपको R कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, और जब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं उस केस में यहाँ पर S कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। प्रोवाइडेड यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, यदि आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यानी अगर चौथा यहाँ पोजीशन यहाँ हुई, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जैसे इस केस में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कर रहा है, उस केस में यदि आपका R आया है तो कन्वर्ट होकर S में चला जाता है, यदि S आया है तो वो कन्वर्ट होकर R में चला गया है। यही अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन जैसे इस लाइन पे अगर होता तो उस केस में क्या रहता है, R ही रहता है, S ही यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, जब आपके यहाँ पर टार्टरिक एसिड दिया गया, तो इस कार्बन पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा। तो OH को यहाँ पर पहला नंबर दे दिया, इसको दूसरा नंबर, क्योंकि यहाँ पर O अब क्या होता है, ज़्यादा इसका O होता है, इसका नंबर होता है, तो मैंने OH को दिया। फिर C है तो C को मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया। उसके बाद C ये वाला पूरा ग्रुप आएगा तो इसको मैंने दिया, फिर उसके बाद 4th यहाँ पर दिया है। तो जब यहाँ पर 1 2 मैंने दिया, तो यहाँ पर मैं क्या जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता तो मेरे यहाँ पर S कॉन्फ़िगरेशन होता, बट यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जिस एटम से अटैच्ड है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अटैच्ड है, इसलिए S क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होकर R में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड कार्बन को यहाँ पर चूज़ करूँगा। ठीक है, सेकंड कार्बन को मैंने ये चूज़ कर लिया। सेकंड कार्बन के लिए ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये पूरा तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। इस केस में मैं 1 2 यानी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ। ठीक है, क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ तो मेरा होना चाहिए था R, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर चौथी पोजीशन इसको मिले, ये भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल में लाई कर रहा है, तो R जो कन्वर्ट होकर S में हो जाएगा। ठीक है, RS ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग कैसे की जाती है, तो IUPAC की नेमिंग की जाती है। ये कैसे नेमिंग होगी, ये 4 कार्बन दिया गया तो आप यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। दूसरा कार्बन क्या है, दूसरा कार्बन दूसरे पोजीशन में है तो यहाँ पर 2R हो जाएगा। और आपका जो लास्ट वाला कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, ये दूसरा कायरल कार्बन आपका तीसरे पोजीशन पे, तो यहाँ पर 3S हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2R 3S कॉन्फ़िगरेशन इसकी है। ठीक है, तो ये इसका मैंने यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि जब एंटी क्लॉकवाइज S हो जाता है, क्लॉकवाइज में S हो जाता, क्लॉकवाइज में R होता है, एंटी क्लॉकवाइज में
एस होता है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यदि आपका हॉरिजॉन्टल में है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। उसको आयोपिक नेमिंग यहाँ पर दे कौन सा कार्बन किस नंबर पे, उस हिसाब से 2R 3R 3S इस तरह की नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही कह सकते ना फालतू में यहाँ पर दिया गया, कोई मतलब नहीं, आपको बस यहाँ पर जो आइडेंटिफाई करना था मेनली वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था रेसमाइजेशन। आपको पता है जब भी रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन ही मतलब क्या होता है, इक्वल क्वांटिटी में कोई चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यानी आपको यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर जब आप करते हैं, दो चीज़ प्रोड्यूस होती है जब आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप पढ़े होंगे, S1 रिएक्शन होता है, एक SN2 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन क्या होता है, इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जिधर से अटैक होता है उस साइड भी यहाँ पर जुड़ता है आपका जो न्यूक्लियोफाइल रहता है और उसका अपोजिट साइड भी जुड़ता है। लेकिन SN2 में क्या मात्र इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। SN1 में यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट। तो इसलिए इसका रेसमनाइजेशन कहते हैं, यानी दोनों इक्वल क्वांटिटी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इनैंशोमर का बोला, इनैंशोमर का पेयर कहा जाता है। ये मात्र पॉसिबल होता है SN1 रिएक्शन में क्योंकि SN2 में आपका रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। तो SN1 आपका रिएक्शन ये हो जाती है और SN1 आपको पता है इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकटायन। जितना स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म होगा उतनी ज़्यादा SN1 रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा आपका रिएक्शन तेज बढ़ेगा। तो SN1 रिएक्शन होने के कारण इसका जो वो होगा वो कार्बोकटायन होगा। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर दिया गया है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कैसे आइडेंटिफाई, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर क्या हुआ, दो जो ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड दिए गए हैं दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा तो उसके इसमें कैनिजारो होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि आपका बेंजीन में लगता है, आपका जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है वो HCHO उसमें लगता है। तो यहाँ पर आपका अल्फा कार्बन भी यहाँ पर है और यहाँ पर ये है, तो दोनों केस में मैं क्या करूँगा, एल्डोल क्रॉस एल्डोल यहाँ पर लगे क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर अटैच्ड हैं। लेकिन यहाँ पर हीट नहीं दी गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना था। यदि हीट नहीं दी गई है तो आगे मैं वाटर को नहीं निकाला हूँ, जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊंगा वाटर नहीं निकालूंगा, इसलिए ऑप्शन जो है आपका डिफरेंट आएगा। कई बच्चे इसमें गलत किए थे इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर नीचे दिखाया हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है, ये गिवन है, तो इसको गिवन के फॉर्म का मैं ओ को इस साइड इस तरह मैं लिख लूँगा। इसको करने का यही तरीका होता है, शॉर्ट तरीके, मेरा ट्रिक है ये। इसी तरह मैं इसको करता था जब आता था पेपर में। C6 पर मैं यहाँ पर लिख दूँ C डबल बॉन्ड को मैं इस तरह लिख लूँ, H को ऊपर लिख लूँ कि H से को यहाँ पर विशेष मतलब नहीं, मुझे C और O से यहाँ पर, क्योंकि C और O पे अटैक करूँगा भाई, वही तो हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है CO। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक H को बाहर करूँगा, तो यहाँ पर मैं कट किया। अब H प्लस को क्या करूँगा, O माइनस अटैच कर दूँगा और CH2 को जो है यहाँ पर C कन्वर्ट कर दूँगा, तो हमारा ये बन जाएगा। C6 पहले से ही था, इस C से हमारा क्या हुआ, एक यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ CH2 अटैच्ड हो गया और एक यहाँ पर OH, यहाँ पर H हटा के OH हो गया। तो ये क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हीट गिवन होता है तो एक प्रोसेस और बढ़ जाता है, एक प्रोसेस और बढ़ता है तब आपका आंसर क्या आता है, यानी इस केस में हीट नहीं दिया तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हीट गिवन होता है तो यहाँ पर क्या करता है, वाटर यहाँ पर बाहर निकलता है, यहाँ पर OH यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके OH माइनस में आ जाता है, H अपने इलेक्ट्रॉन देके H प्लस फॉर्म में आ जाता है, OH माइनस H प्लस H2O फॉर्म के यहाँ पर निकल जाते हैं और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म, उस केस में यहाँ पर ये आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर गिवन है और ये ऑप्शन ए में गिवन है। कई बच्चे यहाँ पर सोचे कि यहाँ पर बी लगा दिए थे, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हीट मेंशन नहीं था, यहाँ पर ऐसे हीट गिवन होता है या हीट लिखा होता है, तो H2O नहीं निकलता, इसलिए आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनएसआरओ वगैरह भी आप यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी ये दिया गया है, यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उम्मीद करता हूँ आपको आता हो। जैसे आपका यदि ए रिएक्शन दिया गया बी और सी में यहाँ पर जा रहा है, या मैं मान लो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। जैसे ए प्लस बी यहाँ पर दिया गया है, वो सी प्लस डी में जा रहा है, ठीक है, सी प्लस डी में यहाँ पर जा रहा है। तो उसके पीछे जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालते हैं वो पहले प्रोडक्ट साइड को यहाँ पर लिख दीजिए सी, फिर डी लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर रिएक्टेंट साइड को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ए बी। इससे आपका क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर निकल आते गिवन रिएक्शन की। और यहाँ पर क्या रिएक्शन दिया उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है तो उसका यहाँ पर कौन से यहाँ पर इंक यूज़ करूँ आप बताइए, ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर PCl5 यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे स्पेस रहे। PCl5 यहाँ पर गिवन है, ये PCl3 सॉरी यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर Cl2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर PCl3 की क्वांटिटी और रेडियस लिखता हूँ यार,
Cl2 और PCl5, इन सब का हमको कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखनी थी। तो यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन है कि जो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो 10 डेकामीटर यहाँ पर क्यूब में मेंशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन निकल, कंसंट्रेशन क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स हो अपॉन सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन इन लीटर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन पहले से दिया गया 10 डेकामीटर क्यूब, और आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है आपका 1 लीटर की इक्वल ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 10 डेकामीटर क्यूब देकर आपको कन्फ्यूजन किया गया था, ये ओवरऑल यहाँ पर क्या लिखा 10 लीटर ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे 1 डेकामीटर क्यूब, मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 डेकामीटर 1 लीटर होता है, तो वी वॉल्यूम ओवरऑल आपको यहाँ पर 10 लीटर यहाँ पर दिया गया है। अब आपको गिवन था कि PCl का 0.1 और Cl2 को दिया गया था, इसका यहाँ पर आपको ना पता चलता है, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई एक PCl5 से एक मोल ऑफ PCl5 डिसोसिएट होकर यहाँ पर 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2 यहाँ पर बनता है। तो यानी अगर यहाँ पर 0.1 PCl5 से 0.2 मोल यदि Cl2 बनता है तो 0.2 मोल ऑफ PCl3 भी बनेगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर सेम सेम, तो अगर 0.2 मोल आपका Cl2 बनाए तो 0.2 मोल आपका PCl3 बनाएगा, तो वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप यहाँ पर देख पाएँ कि क्लियरली 1 मोल ऑफ PCl5 फॉर्म 1 मोल ऑफ PCl3, तो 0.1 मोल ऑफ Cl2 गिव 0.2 मोल ऑफ Cl2, देन इट विल गिव 0.2 मोल ऑफ Cl3 ऑल्सो। उसके बाद ये आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन हो गई। 10 टाइम्स मैंने डिवाइड क्योंकि कंसंट्रेशन जो आपका होता है मैंने बताया अभी, कोई नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे, उसके बाद सोल्यूशन इन लीटर, जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसको आप लीटर में यहाँ पर करके इम्पोज कर देंगे। काटम कुट्टम आपको यहाँ पर आता ही है, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आपका है जिसके इसमें क्या जाता है 0.04 आज कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैं इसको कई पार्ट्स में यहाँ पर वो पार्ट पब्लिश करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से यहाँ पर रॉन्ग था, रॉन्ग पूरा नहीं था, बस यहाँ पर एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत थी, इन्होंने यहाँ पर CO2 लिख दिया 2 CO2 यहाँ पर, क्योंकि यदि आप पहले यहाँ पर बोले हैं कि 1 मोल CO2 से यहाँ पर जुड़ के CO2 यानी कि एक हीट ऑफ फॉर्मेशन आप गिवन, तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं, जो भी फॉर्मेशन बनता है वो 1 मोल का बनता है। यहाँ पर उनको CO2 लिखना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पर 2 CO2 लिख दिया, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 उनको देते, तो अगर CO2 दे देते तब आपके यहाँ पर क्या होता है इक्वेशन सही होता, तो मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यदि मान लेता हूँ मैं यहाँ पर उन्होंने वो दिया होता CO2 यहाँ पर दिया होता, तो CO2 हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पर CO2 O2 मिलके 2 CO2 फॉर्म कर देते। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या है कि हमको यहाँ पर फॉर्मेशन बनाना कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, एक ही मोल बनता है, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर हाफ लेना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बन जाए। तो ये इक्वेशन हमको बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमको बनानी थी। ये इक्वेशन कब आएगा, जब मैं इक्वेशन 1 माइनस हाफ इक्वेशन 2 कर दूंगा। इक्वेशन 1 की हीट फॉर्मेशन हमको यहाँ पर क्या गिवन है, नीला कर लेता हूँ इंक, वो ये देखिए माइनस वाई देगा, तो माइनस वाई में कर लिया, यहाँ पर 1/2 कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको सबको, 1/2 यहाँ पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन 2 की -x दी गई है, यानी क्या होगा -y + 2x यहाँ पर हो गया -y + x/2, जो कि क्या हो जाता x माइनस वो सॉरी क्या हो जाता है यहाँ पर, एक सेकेंड कुछ एरर कर दिया। तो यहाँ पर -y गिवन है, यहाँ पर 1/2 मैंने ले लिया है, तो ये +x/2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है इक्वेशन 1 - 2 टाइम्स इक्वेशन 1/2 का इक्वेशन 2 कर देते तो -x ये हो जाता है, यानी y/2 -x हो जाता है, नहीं y - 2x/2, ये आपका आंसर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आप जो है आपका उसमें है क्वेश्चन है आपके बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको याद करने की ट्रिक भी होती है कि जो आपका वाटर सोल्यूबल जो भी आपका यहाँ पर वो होता है, ठीक है, जो आपको फैट सोल्यूबल होती हैं वो होते डे का, ठीक है, इससे याद कर लीजिए डे का, ठीक है। यानी विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी जो होती है आपके फैट सोल्यूबल, रिमेनिंग जितनी भी आपको विटामिन बनी वो मोस्टली आपके वाटर सोल्यूबल होती है। तो यहाँ पर देखिए ए भी दिया था, के भी दिया था, डी भी दिया, जैसे फैट सोल्यूबल हैं तो वाटर सोल्यूबल आपका विटामिन सी ही होगा, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। तो ये आपका बायोमॉलिक्यूल में दिया रहता है। ये आपका रटा हुआ क्वेश्चन है, स्टेरियोमेर आइसोमर जब पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर जो होता है 2 तरह के यहाँ पर होते हैं, एक ऑप्टिकल होता है और एक जियोमेट्रिकल होता है, ऑप्शन में करें। यानी इसमें कोई मतलब फैक्चुअल यहाँ पर नॉलेज थी तब आप इससे यहाँ पर हो पाता आराम से। उसको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए SN1 रिएक्शन से, फिर यहाँ पर आ गया
यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड दिया है। एल्काइल हैलाइड आपको पता है SN1 लगता है। बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर होगा एल्कोहलिक, जब एल्कोहलिक की वजह से यहाँ पर दे दिया गया है तो आपको पता है SN1 की कुछ रिएक्शन वो कंडीशन होती है। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है, एल्कोहलिक की OH यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पे लगता है ये। तो ये सारे जो कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, SN1 रिएक्शन लगता है। SN1 की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि SN1 में जो यहाँ पर कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो जो 3 डिग्री रहेगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसका रिएक्शन होगा, बहुत तेज ऑर्डर होगा, फिर 2 का और फिर 1 का। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं कि जब मैं यहाँ BR घटाऊँगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस यहाँ पर आएगा। इस प्लस को लेकिन मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कार्बोकैटायन शिफ्टिंग यहाँ पर होता है। यानी अगर ऐसे यहाँ पर दिया गया है BR, ठीक है, तो यहाँ मैं काटूंगा तो ये मुझे ऐसे मिल जाएगा प्लस ये, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शिफ्टिंग करा दूँगा 1,2H-। इन सब के जब कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ जब आएंगे तब आपको पता चलेगी PYQ है, एक लिमिटेड टाइम मुझे सॉल्व कराना है ताकि आपकी स्पीड भी बनी रहे। तो इस H- में शिफ्ट करा दूँगा, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करा दूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। ये चीज़ यानी ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। शिफ्टिंग होती है कार्बोकैटायन की, यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, तो ये 3 डिग्री हो गया। उसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। उस तरह यहाँ पर आप देख पा, इसको काटेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, बट उसको फर्दर मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यहाँ पर आ जाता है, ये 2 डिग्री फॉर्म हो जाता है। यानी आपको सबसे तेज़ रिएक्शन A देगा, फिर C देगा, फिर B देगा, यानी ACB ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपको लगा SN1 रिएक्शन मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका डिक्रीजिंग आई इफेक्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन होता है। इसकी पूरी जो है आपके टेबल यहाँ पर आपको लोग को याद कराई जाती है, ठीक है। तो पूरा आपका यहाँ पर आई माइनस इफेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, इसका पूरा ऑर्डर यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, पहले आपका NF3 यहाँ पर होता है, फिर आपका NH3 होता है, ये बढ़ते ऑर्डर में यहाँ पर रहेगा, फिर आपका यहाँ पर NO2 दिया रहेगा, फिर CN यहाँ पर गिवन रहता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो मेजर आप यहाँ पर ग्रुप्स पढ़ते हैं यानी आपका CHO ग्रुप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एसिड ग्रुप यहाँ पर होता है। उसके बाद आपका जो होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो सबसे लास्ट में यहाँ पर आती हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर जो ऐसे ही रहता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, ये नहीं ऑर्डर सही, ये पूरा ऑर्डर के बेसिस पे जब आप यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसते हैं तो आपको शुरुआत में यही पढ़ाया जाता है। GOC में आपको यही पढ़ाया जाता है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें आपको ये ऑर्डर यहाँ पर गिवन रहता है, ठीक है। तो ये आपको रखने की चीज़ थी, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको याद हो जाता है। ये सबसे बेसिक, मतलब इसको आप यहाँ पर क्लास 10th के भी बुक खोल लेंगे, उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाई जिंक किससे रिएक्ट करेगा कि यहाँ पर H2 देगा। आपको पता है कोई मेटल जब होता है, जब H2 से वो रिएक्ट करता है, वो सॉरी मेटल कोई होता है जब वो एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड से रिएक्ट करता है तभी आपको क्या करता है, H2 गैस यहाँ पर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर H3BO3 होता है, सारे क्या है सब बेस हैं, तो HCl HNO3 यहाँ पर बचा है। बट HCl केस में Zn क्या होता है, H2 गैस देता है, HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो HCl से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होता है। इसका रिएक्शन तो आप कहीं हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, Zn जो होता है HCl से ही रिएक्ट करके वो H2 गैस यहाँ पर रिलीज़ कर देता है। इस तरह से अप्रॉक्स आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया है। इस तरह आपको यहाँ पर क्या 25 क्वेश्चन यहाँ पर PYQ स्प्रिंटर के केमिस्ट्री में कंप्लीट हो। वीडियो काफ़ी यहाँ पर लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को पार्ट 4 में यहाँ पर मिलेंगे। तो सपोर्ट आप कीजिए, काफ़ी समय यहाँ पर जाता है, टाइम निकाल कर आपको यहाँ PDF वगैरह बनानी पड़ती है, फिर उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको तो काफ़ी समय, फिर इसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, एडिटिंग वगैरह की अपलोड कीजिए, काफ़ी समय जाता है। आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं बता देता हूँ, CO सेट वगैरह की तैयारी फाइनल हो चुकी है, आप लेवल बढ़िया से पढ़ लिया है, तो आप बस मात्र PYQ कूद जाइए। और आपके पास एक जो और तरीका रहेगा कि आप मेरे जो क्विक नोट्स के जो वीडियोज़ आएंगे, मतलब उसमें जितने भी आप पढ़े रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को 1, 2, 3 से 4 स्लाइड में बढ़िया से आपको यहाँ पर आपको बता दीजिए कि सारा आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा क्विक नोट्स में। तो बने रहेंगे चैनल को, काफ़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी, कम समय को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट खोल के आप वहाँ पर देख